हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, कैसे हो? हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वीडियो नहीं आ रही क्या? ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। देखो आज का लेक्चर। देखो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस कर रहे थे। हाँ, सरफेस इंटीग्रेशन अपने कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। लास्ट क्लास में अपने डिस्कस कर रहे थे सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है भाई। हाँ, ये अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास में? एफ डॉट एन कैप ds, ये हमारे पास में था सरफेस इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो हमारे पास में f था वो वेक्टर फील्ड, एन कैप हमारे पास में यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, और ds हमारे पास में एरिया एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट कह सकते हैं, एरिया एलिमेंट कह सकते हैं, सरफेस एलिमेंट। ये हमने डिस्कस किया था और इसके हमने प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी सरफेस इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो। ये हमने डिस्कस किया था कल वाली क्लास में। अब देखो अपने डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। इसमें एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने सरफेस इंटीग्रेशन के। देखते हैं, एक सेकंड रुको। बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूँ तुम्हें कोई। हाँ, सरफेस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे थे अपने, है ना। लाइन इंटीग्रेशन भी हमने डिस्कस कर लिया था और सरफेस इंटीग्रेशन अपने कर रहे थे। एक सेकंड रुको भी, एक मिनट वेट करो। हाँ, क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर फील्ड आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन, वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल आर डॉट ds वेक्टर, वेयर s इज
वेयर एस इज सरफेस जेड इक्वल टू 12 x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 25 इस, और यहाँ पे है पाई, पाई के टर्म में बताना है। ए ऑप्शन है 200, बी ऑप्शन है 100, सी ऑप्शन है 300 और डी ऑप्शन है 150। ये हमारे पास में क्वेश्चन है भाई, देखो। हाँ देखो, सरफेस इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। असाइनमेंट मिल गया होगा सभी को मेरे हिसाब से। और असाइनमेंट देखो, असाइनमेंट वीडियो सॉल्यूशन के लिए मैं बता दूंगा कि क्या करना है, ठीक है। तो सभी के लिए अवेलेबल नहीं होगा वो असाइनमेंट। वीडियो सॉल्यूशन के लिए मैं बता दूंगा भाई क्या करना है तुम्हें, ठीक है। कंप्लीट डिस्कशन अपने करेंगे असाइनमेंट का। 100 क्वेश्चन है असाइनमेंट में टोटल। हाँ भाई चलो, क्वेश्चन करो ये सरफेस इंटीग्रेशन का। आर डॉट डी एस हमें कैलकुलेट करना है, और जो सरफेस हमें गिवन है जेड इक्वल टू 12 गिवन है, और x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 25 गिवन है। क्लियर? करो भाई, आंसर निकालो, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है भाई? सोल्व करो। देखो, आर डॉट डी एस, डी एस हमें गिवन है, डी एस ये है हमारे पास में, देखो एक्स वाई जेड, और जेड की वैल्यू 12 है, जेड इक्वल टू 12 पर। और जो ये हमारे पास में है, ये एक सर्कल है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो हमारे पास में 5 से कम है, मतलब x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू अपने 5² भी तो लिख सकते हैं। तो इस सर्कल की जो रेडियस है हमारे पास में वो 5 से कम है, तो ये हमारे पास में सरफेस है। z इक्वल टू 12 पर है, और x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 25, तो ये कंप्लीट सरफेस है हमारे पास में, दैट इज सरफेस। और ये जो सरफेस है, इस सरफेस के लिए जो ds वेक्टर होगा हमारे पास में, इसमें एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे अपने यदि, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, वो k कैप डायरेक्शन में होगा। तो ds वेक्टर होगा dx dy, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास में क्या होगी, k कैप डायरेक्शन, है ना, dx dy k कैप। तो ये जो हमारे पास में सरफेस इंटीग्रेशन है r डॉट ds वेक्टर, तो r वेक्टर डॉट ds को dx dy k कैप,
तो आर है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, डॉट के कैप डी एक्स डी वाई। तो इसको अपने ये लिख सकते हैं जेड डी एक्स डी वाई, जेड बाहर आ जाएगा, डी एक्स डी वाई। जेड की वैल्यू कितनी है 12, अब इसकी वैल्यू कितनी है डी एक्स डी वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में अलग कर दो, वाई के रिस्पेक्ट में अलग कर दो। एक्स की लिमिट भी है हमारे पास में 0 से 5, जब वाई इक्वल टू 0 है एक्स की वैल्यू 5, जब एक्स इक्वल टू 0 है तो वाई की वैल्यू 5, 0 से 5, 0 से 5 है ना, जो लिमिट हो जाएगी एक्स की 0 से 5, 0 से 5, तो ये 25 इंटू 12 कितना होगा हमारे पास में, 25 इंटू 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 300। ये ऑप्शन समझ में आया क्वेश्चन। देखो हमें सबसे पहले तो ये ds वेक्टर लेना है, जो सरफेस सरफेस हमें गिवन है z इक्वल टू 12 दिस, तो यहां से हम डायरेक्शन जो ds वेक्टर है इसको एलिमेंट की फॉर्म में लिखना है ना, dx dy k कैप कैसे लिखा हमने, क्योंकि ये नॉर्मल डायरेक्शन है। ठीक है 300। आई होप ये समझ में आया हो तुम्हें। अब देखो हमारे पास में एक थ्योरम है जिसको अपने कहते हैं स्टोक कर्ल थ्योरम, वो अपने डिस्कस करते हैं। दैट इज रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रेशन एंड सरफेस इंटीग्रेशन, ये अपने डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रेशन। हमने अभी तक लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन पढ़ लिया, लाइन इंटीग्रेशन एंड सरफेस इंटीग्रेशन। तो इन दोनों में आपस में एक रिलेशन है। लाइन इंटीग्रेशन बेसिकली लाइन पे अपने परफॉर्म करते हैं, किसी कर्व पे परफॉर्म करते हैं, और जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो किसी सरफेस पे परफॉर्म होता है। लेट्स से हमारे पास में कोई सरफेस है, ये हमारे पास में एस सरफेस है, और इस एस सरफेस को कोई लाइन, ये हमारे पास में कर्व है सी, कोई एक एस सरफेस है, इस एस सरफेस को जो लाइन है वो सर्कल कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, सर्कुलेशन ऑफ सरफेस, मतलब ये जो क्लोज कर्व है, ये जो हमारे पास में सी कर्व है, ये सी कर्व एक सरफेस को क्लोज कर रहा है, ओपन सरफेस है वो हमारे पास में, उसको वो इनक्लोज कर रहा है। तो लाइन इंटीग्रेशन तो इस कर्व के ऊपर परफॉर्म होगा और सरफेस इंटीग्रेशन इस सरफेस के ऊपर परफॉर्म होगा। तो इन दोनों में हमारे पास में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, जिसको अपने कहते हैं स्टोक कर्ल थ्योरम, और ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, स्टोक कर्ल थ्योरम। देखो स्टोक कर्ल थ्योरम क्या है हमारे पास में, स्टोक कर्ल थ्योरम है लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन। मान लो कोई वेक्टर फील्ड है हमारे पास में, ये वेक्टर फील्ड है ए, तो जो लाइन इंटीग्रेशन होगा, लाइन इंटीग्रेशन होगा ए डॉट डी आर, और सरफेस इंटीग्रेशन होगा, सरफेस इंटीग्रेशन होगा हमारे पास में डेल क्रॉस ए डॉट एन कैप डी एस, और ये दोनों इक्वल होंगे। इसी को ही अपने कहेंगे स्टोक कर्ल थ्योरम। तो स्टोक कर्ल थ्योरम होगी लाइन इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ए, ये सरफेस इंटीग्रेशन है। ये सरफेस इंटीग्रेशन है हमारे पास में, डेल क्रॉस ए डॉट एन कैप डी एस, इसे अपने कहेंगे स्टोक कर्ल थ्योरम। ये तुम्हें याद रखना है डायरेक्टली। ठीक है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रेशन एंड सरफेस इंटीग्रेशन। और ये जो सरफेस होगा ये ओपन सरफेस होगा, क्लोज नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोज सरफेस हो गया तो उसके लिए लाइन इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास में। यदि सरफेस क्लोज हो गया तो वो फिर वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन के साथ में रिलेशन होगा सरफेस इंटीग्रेशन का। यहाँ पे ये जो सरफेस होगा, सरफेस जो होगा वो ओपन सरफेस होगा। ओपन सरफेस है तभी तो उसको एक जो लाइन है वो कवर कर रही है। यदि वो क्लोज हो गया तो उसको कोई कर्व क्लोज थोड़ी ना कर सकता है।
क्लोज सरफेस से रिलेटेड तो वॉल्यूम होगा, ओपन सरफेस से रिलेटेड एक कर्व होगा, है ना। ओपन सरफेस से रिलेटेड एक कर्व होगा, जैसे ये मान लो हेमिस्फेयर है, ये ओपन सरफेस है, मान लो ये ओपन सरफेस है, तो इस सरफेस को इनक्लोज कौन कर रहा है, ये कर्व, ये जो कर्व दिख रहा है तुम्हें, ये जो कर्व है हमारे पास में, ये इस सरफेस को इनक्लोज कर रहा है। तो इस वजह से डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास में लाइन इंटीग्रेशन का सरफेस इंटीग्रेशन में, और ये रिलेशन तभी हमारे पास में होगा जब सरफेस हमारे पास में ओपन सरफेस है, क्लोज नहीं होना चाहिए। क्लोज सरफेस में यदि फॉर क्लोज सरफेस यदि क्लोज सरफेस हुआ तो हमारे पास में है सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इन दोनों में आपस में रिलेशन होगा, वो अपने बाद में पढ़ेंगे। सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन में रिलेशन होगा। क्लोज सरफेस के लिए, ओपन सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रेशन एंड लाइन इंटीग्रेशन में रिलेशन होगा, ये तुम्हें याद रखना है क्लियरली, ठीक है। दिस इज स्टोक कर्ल थ्योरम। अब देखो स्टोक कर्ल थ्योरम क्या कहती है, कोई वेक्टर फील्ड हमें गिवन है, यदि अपने सरफेस इंटीग्रेशन नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो अपने लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लो। मान लो कोई हमें सरफेस गिवन है और हमें बोल रहा है वो सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो, यदि ये डिफिकल्ट हो रहा है तो उसका लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लो। तो लाइन इंटीग्रेशन यदि इजीली निकल रहा है तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि लाइन इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो रहा है तो सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लो, है ना। तो एक ही बात है, रिजल्ट दोनों के सेम आएंगे हमारे पास में, दैट इज स्टोक कर्ल थ्योरम। और स्टोक कर्ल थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है ग्रीन थ्योरम। एक अपने ग्रीन थ्योरम भी पढ़ते हैं, जो ग्रीन थ्योरम है वो स्टोक कर्ल थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है ना। यदि अपने जो सरफेस है वो एक्स वाई प्लेन में ले लें, देखो ग्रीन थ्योरम क्या है हमारे पास में, यदि मैं जो सरफेस है, इफ सरफेस इज टेकन इन एक्स वाई प्लेन, यदि हमने जो सरफेस है वो एक्स वाई प्लेन में ले लिया, ये मान लो हमने सरफेस ले लिया एक्स वाई प्लेन में, ये हमारा सरफेस है, ये एक्स है ये वाई है, तो हमारा जो लाइन एलिमेंट है वो भी एक्स वाई प्लेन में होगा। ये जो लाइन एलिमेंट है डी आर, ये जो लाइन एलिमेंट है डी आर, ये भी एक्स वाई प्लेन में होगा। तो डी आर क्या होगा हमारे पास में, डी आर होगा डी एक्स, डी आर होगा हमारे पास में डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, है ना। dx जो dr की वैल्यू होगी dx आई कैप dy j कैप, क्योंकि सरफेस हमारा xy प्लेन में है, तो उस सरफेस को जो लाइन इंक्लोज कर रही है, जो सरफेस की बाउंड्री है वो भी तो xy प्लेन में ही होगी, सरफेस की बाउंड्री तो लाइन है, ये है ना। समझ में आ रही है बात, ये जो सरफेस है इसकी जो बाउंड्री है ये, दैट बाउंड्री, यही तो लाइन है हमारे पास में। तो यदि मैं सरफेस को xy प्लेन में ले लेता हूं तो हमारा जो dr एलिमेंट है, लाइन एलिमेंट है, वो भी xy प्लेन में होगा, और जो ds है हमारे पास में, ds होगा हमारे पास में dx dy k कैप। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे हमारे पास में जो a वेक्टर है, लेट्स से जो हमारे पास में a वेक्टर है उसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट आएंगे, जो लाइन इंटीग्रेशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट, जो ए वेक्टर है हमारे पास में, लेट्स से वो है हमारे पास में, कुछ भी ले लो उसको, ए वेक्टर को ले लो a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में जो a डॉट डी आर होगा, a डॉट डी आर क्या होगा, a डॉट डी आर होगा a1 dx, a1 dx प्लस a2 dy, है ना, प्लस ये टर्म तो जीरो आ जाएगी क्योंकि हमारे पास में dr में ये टर्म तो है ही नहीं, dz वाली टर्म तो है ही नहीं हमारे पास में, क्योंकि अपने जो सरफेस ले रहे हैं वो xy प्लेन में ले रहे हैं। अपने एक पर्टिकुलर केस डिस्कस कर रहे हैं इसमें, एक सिंपल केस, स्टोक कर्ल थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं अपने,
कि हमने जो सरफेस अब एक्स वाई प्लेन में ले लिया, तो हमारे पास में जो ए डॉट डी आर है वो a1 dx प्लस a2 dy होगा, है ना। और ये किसके इक्वल है, डेल क्रॉस ए डॉट के कैप ds, ds को अपने लिख देंगे dx dy। तो डेल क्रॉस ए डॉट के कैप क्या होगा हमारे पास में, इसका के कंपोनेंट, है ना। डेल क्रॉस ए डॉट के कैप, डेल क्रॉस ए क्या होता है हमारे पास में, डेल क्रॉस ए होता है आई जे के डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई डी बाई डी जेड a1 a2 a3, ये डेल क्रॉस ए होता है। इसका के कंपोनेंट क्या होता है, आई कंपोनेंट होता है इसका डी बाई डी वाई a3 माइनस डी बाई डी जेड a2 प्लस जे कंपोनेंट इसका होता है हमारे पास में डी बाई डी जेड a1 माइनस डी बाई डी एक्स a3, और इसका के कंपोनेंट जो होता है, के कंपोनेंट क्या होता है डी बाई डी एक्स a2 माइनस डी बाई डी वाई a1, दैट इज के कंपोनेंट। तो जो डेल क्रॉस ए है डॉट के करूं यदि मैं, क्योंकि ds को हमने क्या लिखा है, ds वेक्टर, इसको हमने लिख दिया ये dx dy के कैप, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में हमारा सरफेस, तो जो नॉर्मल वेक्टर है सरफेस के वो के कैप डायरेक्शन में। तो अब डेल क्रॉस ए डॉट के कैप यदि मैं करूं, तो आई डॉट के तो जीरो हो जाएगा, जे डॉट के भी जीरो हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स a2 माइनस डी बाई डी वाई a1। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स a2 माइनस डी बाय डी a1 बाई डी वाई डी एक्स डी वाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास में a1 dx प्लस a2 dy, और यही है हमारे पास में ग्रीन थ्योरम, दैट इज ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम, तो ग्रीन थ्योरम कोई अलग थ्योरम नहीं है ना। तुम्हें अभी तक लग रहा होगा, तुम बुक्स में पढ़ते आते हो ग्रीन थ्योरम, तुमने पहले सुना होगा, है ना, बीएससी में तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ग्रीन थ्योरम के बारे में। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा भाई ग्रीन थ्योरम तो अलग थ्योरम है। ग्रीन थ्योरम कोई अलग थ्योरम नहीं है, थ्योरम सिर्फ दो ही है हमारे पास में। लाइन इंटीग्रेशन यदि क्लोज नहीं लेंगे तो वो सरफेस कैसे बनेगा, कोई सरफेस है तो वो उसके चारों ओर की जो बाउंड्री होगी वो तो क्लोज ही होगी ना भाई, है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ कि कोई सरफेस ले लिया हमने, 2 डायमेंशनल सरफेस ले लिया, तो उसकी जो बाउंड्री है वो तो क्लोज ही होगी, और वही तो लाइन ले रहे हैं अपने। कोई सरफेस, ये सरफेस ले लिया तुमने, ये मान लो सरफेस है, तो इसके अक्रॉस जो बाउंड्री होगी वही वो तो पूरी क्लोज ही होगी ना, मतलब उस सरफेस को ही तो वो बाउंड्री क्लोज कर रही है। नहीं समझ में आई बात। तो लाइन इंटीग्रेशन तो क्लोज ही लेना पड़ेगा, बिना लाइन बिना बाउंड्री क्लोज की कैसे सरफेस बन सकता है। कोई सरफेस है तो उसकी जो बाउंड्री होगी वो तो क्लोज ही होगी, ओपन कैसे हो सकती है, तुम खुद दिमाग लगाओ, है ना। ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, तो इसकी ये जो बाउंड्री होगी ये तो क्लोज ही होगी ना, ओपन कैसे हो सकती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो हमारे पास में देखो ग्रीन थ्योरम क्या आ गई, ये ग्रीन थ्योरम है a1 dx a2 dy इक्वल टू, या कई बार बुक्स में इसको ऐसे भी लिख देते हैं m dx प्लस n dy इक्वल टू d बाई डी एक्स n dn बाई डी एक्स माइनस dm ओवर dy dx dy, ऐसे भी लिख देते हैं, बुक में ऐसे भी लिख देते हैं, तुम्हें ऐसे लिखा मिलता है बुक में। तो ये ग्रीन थ्योरम कोई अलग से थ्योरम नहीं है, इट इज ए स्टोक्स थ्योरम इन 2 डायमेंशनल प्लेन। ग्रीन थ्योरम इज ए 2 डायमेंशनल, इट इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम। ग्रीन स्टोक्स थ्योरम को तुम किसी स्टोक्स थ्योरम में सरफेस को तुम एक्स वाई प्लेन में ले लो, या वाई जेड प्लेन में ले लो, या जेड एक्स प्लेन में ले लो, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ग्रीन थ्योरम आ जाएगी।
तो कोई ग्रीन थ्योरम वो नहीं है कि ग्रीन थ्योरम कुछ अलग से कोई थ्योरम है, इट इज ऑल्सो स्टोक्स थ्योरम। तो जो मेन थ्योरम है वो तो स्टोक्स थ्योरम ही है। ग्रीन थ्योरम तो उसका एक जस्ट पर्टिकुलर केस है। बात समझ में आ गई? तो यदि हमारे पास में, तो हमारे पास में जो स्टोक्स थ्योरम आ गई हमारे पास में, ए डॉट डी आर इक्वल टू डेल क्रॉस ए डॉट एन कैप डी एस। यदि किसी वेक्टर फील्ड का इफ डेल क्रॉस ए जीरो हो, इन केस यदि डेल क्रॉस ए जीरो, इसका मतलब वो हमारे पास में इरोटेशनल फील्ड हो, इरोटेशनल फील्ड हो, तो उसका जो लाइन इंटीग्रेशन है, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, वो जीरो हमेशा होगा। यदि किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल जीरो हो तो उसका लाइन इंटीग्रेशन हमेशा जीरो होगा, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन। और इसी फील्ड को अपने कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। ये यहीं से भी, यहाँ से भी हमें समझ में आता है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ तुम्हें, और ये थ्योरम से भी हमें पता लगता है। हाँ हाँ, नोट कर लो, कोई इशू नहीं है, नोट कर लो इसको, इसको नोट कर लो भाई, स्टोक्स थ्योरम जो मैंने लिखवाया है यहाँ पे, तो नोट कर लो अच्छे से। बता दिया करो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, कई बार देखो फ्लो फ्लो मेरे को पता नहीं लगता है ना, मेरे को बता दिया करो सर, लिखने का टाइम दे दो, ठीक है। दैट इज स्टोक्स थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। हाँ भाई, गेट की फिजिक्स अलग है क्या कुछ? मेरे को तो ये चीज नहीं समझ में आती। गेट की फिजिक्स कोई अलग है? नेट की फिजिक्स कोई अलग है? या जस्ट की फिजिक्स कोई अलग है? मेरे को तो एक चीज नहीं समझ में आती भाई तुम लोगों की। कोई कह रहा है सर नेट के लिए यूजफुल है, कोई कह रहा है सर गेट के लिए यूजफुल है, कोई कह रहा है सर बार के लिए यूजफुल है क्या? है ना, भगवान की दया से तुम्हारे पास में इतना दिमाग है कि तुम्हें पता है कि गेट के सिलेबस में वेक्टर कैलकुलस मेंशन है। वेक्टर कैलकुलस तो मैंने अपनी ज़िंदगी में भाई एक ही पढ़ा है फिजिक्स में तो, है ना। मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अपने ऊपर मत लेना। देखो भाई, है ना, गेट की चाहे बात करो, कि नेट की बात करो, कि आईआईटी जैम की बात करो,
है ना, चाहे जेस्ट की बात करो, है ना, चाहे टीफर की बात करो, इन सभी एग्जाम में जो फिजिक्स आती है वो फिजिक्स भाई एक ही फिजिक्स है, वो फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 नहीं है। सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ हाफिज, है ना, सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अपने ऊपर मत लेना इसको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर क्लास में मेरे को मिल रहा है बार बार। सर ये गेट के लिए है क्या, ये जैम के लिए है क्या? भाई तुम्हें फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम, है ना, और फिजिक्स फिजिक्स है, फिजिक्स फिजिक्स पहले आई है, एग्जाम बाद में आए हैं। ऐसे नहीं है कि गेट की फिजिक्स फर्स्ट अलग, नेट की फिजिक्स सेकंड, है ना, आईआईटी जैम की फिजिक्स थर्ड, और फिजिक्स में वेक्टर कैलकुलस ये अलग पोर्शन है, वेक्टर कैलकुलस, ये स्टोक्स थ्योरम अलग होती है, गेट के अकॉर्डिंग स्टोक्स थ्योरम अलग होती है, नेट के अकॉर्डिंग स्टोक्स थ्योरम अलग होती है। ऐसा तो नहीं होता, मैंने तो भाई एक ही तरीके की स्टोक्स थ्योरम पढ़ी है, एग्जाम के अकॉर्डिंग तो स्टोक्स थ्योरम मैंने देखी नहीं कहीं, है ना। सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ ये तो, और इसको अपने ऊपर मत लेना, हो सकता है तुम गुस्सा भी हो जाओ मेरे से कि सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं मेरे को। सभी की बात कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन देखो, जब मैं कोई प्लेलिस्ट शुरू करता हूँ, कुछ भी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन, सर ये इस एग्जाम के लिए सूटेबल है? भाई फिजिक्स है वो, अब फिजिक्स में यदि वो सिलेबस में है तुम्हारे, है ना, तुम्हारे यदि जो जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के यदि सिलेबस में है वो तो यूजफुल है ही, यदि नहीं है सिलेबस में तो यूजफुल नहीं है ना। यदि सिलेबस में नहीं मेंशन तो यूजफुल नहीं है, यदि सिलेबस में मेंशन है तो यूजफुल है, उसको तुम, तभी तो सिलेक्शन नहीं होता एग्जाम में, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इधर उधर ऐसे ही वो सोचते हैं कि इस एग्जाम की कोई फिजिक्स अलग से कहीं से आएगी, और इस एग्जाम की फिजिक्स अलग से कहीं से आएगी, और इस एग्जाम के लिए कहीं से अलग से फिजिक्स आएगी, और यूट्यूब पे पूरा कंटेंट अवेलेबल है हर एग्जाम का, लेकिन उसका फायदा उठाने वाले नहीं है, क्योंकि उनमें दिमाग ही नहीं है इतना, है ना। यूट्यूब पे इतने टीचर ने इतना कुछ करवा रखा है, मैंने काफ़ी करवा रखा है, और फैकल्टी और टीचर और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इतने हैं कि तुम्हें पूरा का पूरा कंटेंट, गेट नेट जस्ट जैम, पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा तुम्हें यूट्यूब पे। पर अपने को मेहनत थोड़ी ना करनी है, अपने को तो प्रपंच करने हैं फालतू के, वो भी तो है ना, अपने को मेहनत से क्या करना है, वो चीज़ होती है। ठीक है, तो सभी के लिए यूजफुल है, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, सभी के लिए यूजफुल है। और अपने जो सिलेबस फॉलो कर रहे हैं वो जैम का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, जो अपने सिलेबस फॉलो कर रहे हैं वो किसका फॉलो कर रहे हैं? जैम का। और जैम का सिलेबस 50% पोर्शन गेट और नेट को कवर करता है, और गेट और नेट में मैं बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे, हो सकता है तुमने सिलेबस ना पढ़ा हो, गेट और नेट में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो जैम में ना हो। एक मैकेनिक्स में थोड़ा सा फ्लूइड डायनेमिक्स वो टॉपिक है जो अपने नेट में नहीं पढ़ते, पर उससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन तो बना ही देते हैं गेट में भी। ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ जैम गेट नेट में आते हैं, हर एक टॉपिक। हाँ, ठीक है, हर एक टॉपिक गेट और नेट में आते हैं। जैम बीएससी लेवल का है, नेट गेट एमएससी लेवल का है। तो एमएससी लेवल का तो ऐसे तो नहीं कि एमएससी का ही आएगा सब कुछ, बीएससी प्लस एमएससी दोनों का आएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, चलो, तो ये क्लियर कर देता हूँ मैं, है ना, मान लो बार बार ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, और जो बाद में भी देखेंगे बच्चे भाई वो समझ जाना, है ना, क्योंकि एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा इस पे यूट्यूब पे, है ना, अच्छे से 20-30 मिनट की, ताकि तुम्हें होश आ जाए कि है क्या फिजिक्स, क्या है वो होश आ जाए, है ना, क्योंकि बच्चों को अभी तो पता ही नहीं फिजिक्स है क्या।
उसका ही होश नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास में है। यदि डेल क्रॉस ए जीरो होगा हमारे पास में, ई रोटेशनल फील्ड होगा, तो उसका लाइन इंटीग्रेशन जीरो होगा। इसी को ही अपने कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है भाई, क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन करें। देखो क्वेश्चन है भाई हमारे पास में स्टोक्स थ्योरम का। क्वेश्चन क्या है? इवेल्युएट एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वेयर C is closed curve of region bounded by y equal to x and y equal to x square। ए ऑप्शन है -1/10, बी ऑप्शन है -1/20, सी ऑप्शन है -1/30, डी ऑप्शन है -1/40। ये क्वेश्चन है भाई हमारे पास में। देखो हाँ, ग्रीन थ्योरम की एप्लीकेशन समझ नहीं आती। ग्रीन थ्योरम की एप्लीकेशन भाई वही है जो स्टोक्स थ्योरम की एप्लीकेशन है, वही ग्रीन थ्योरम की एप्लीकेशन है ना। ग्रीन थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है? यदि तुम्हारे पास में ये जो टर्म है जीरो हो जाएगी, यदि डी a2/dx da1/dy यदि इक्वल है, तो इसका मतलब जो m dx प्लस n dy है उसकी वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसको अपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल कह देते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसको, तुम पहले क्वेश्चन करो। ये मैं ग्रीन थ्योरम की एप्लीकेशन तुम्हें लिखवा देता हूँ। इसमें है कुछ नहीं, वही है कि एग्जैक्ट 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में अपने कर्ल जीरो ले लेते हैं, 2 डायमेंशन में उसको अपने बोल देते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। 3 डायमेंशन में जो जीरो कर्ल होता है वही 2 डायमेंशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करो तुम, वो मैं लिखवा देता हूं तुम्हें पूरा ग्रीन थ्योरम का क्या है। क्वेश्चन करो पहले। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का क्या मतलब होता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। और ये हमने डिस्कस कर लिया, वही है ग्रीन थ्योरम, कोई अलग नहीं है। स्टोक्स थ्योरम ही ग्रीन थ्योरम, जो स्टोक्स थ्योरम रिप्रेजेंट करती है वही ग्रीन थ्योरम भी रिप्रेजेंट करती है। ग्रीन थ्योरम कोई अलग फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखती। स्टोक्स थ्योरम का रिप्रेजेंटेशन है वही ग्रीन थ्योरम का है। स्टोक्स थ्योरम में यदि डेल क्रॉस ए जीरो हो जाता है, तो हमें पता है ए डॉट डी आर इंटीग्रेशन जीरो। और ये हमने डिस्कस भी किया था कि ये जो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन है ये जीरो है। इसका मतलब क्या है? ये जीरो का मतलब क्या? जो वेक्टर फील्ड है हमारे पास में, जो ए है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, सॉरी ए डॉट डी आर, मतलब इसको अपने क्या लेते हैं, ये एक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ये जो अपने पास में इंटीग्रेशन है ए डॉट डी आर, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तभी तो जीरो आ रहा है, क्योंकि क्लोज लाइन इंटीग्रल के लिए ये हमने डिस्कस भी किया था कल वाली क्लास में। यदि क्लोज लाइन इंटीग्रल के लिए हमारे पास में इंटीग्रेशन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब वो एक पोटेंशियल है, वो जो क्वांटिटी है वो एक पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे हमने ई डॉट डी आर डिस्कस किया था कल, ई डॉट डी आर, और ये भी हमारे पास में जीरो आ रहा था। और यदि अपने ओपन लाइन इंटीग्रेशन के लिए देखें तो ये ई डॉट डी आर था हमारे पास में फाई ए माइनस फाई बी, और ए से बी, ये मैंने लिखवाया था तुम्हें, याद करो।
और मैंने कहा था कि ये पोटेंशियल के इक्वल होगा, और मैंने कहा था ये डी फाई के इक्वल होगा, ये भी हमने लिखा था डी फाई। और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसी को ही अपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल कह रहे हैं। फाई बी माइनस फाई ए, या फाई ए माइनस फाई बी लिख लो, ये माइनस साइन होता है इसमें, तो इस वजह से ये फाई बी माइनस फाई ए आता है हमारे पास में। तो ये हमने कल डिस्कस किया था कि ये चीजें कब आती है। ये जीरो आने का मतलब क्या है? जीरो आने का मतलब है कि जो इसको अपने पोटेंशियल की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसी को ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल कह देते हैं, है ना। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है हमारे पास में। मतलब सबसे पहली बात तो उसको अपने एक पोटेंशियल की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो कल वाली क्लास में डिस्कस किया था वो ऐसा था कुछ, एफ डॉट डी आर इक्वल टू, सॉरी, एफ डॉट डी आर को हमने लिखा था, यदि एफ डॉट डी आर, यदि ये हमारे पास में इसका कर्ल जीरो है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया था डी फाई में, और ए टू बी लिखा था हमने, फिर इसको लिखा था फाई बी माइनस फाई ए, ये हमारे पास में आया था। और इसको यदि अपने क्लोज इंटीग्रेशन ले लेते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, और यदि डेल क्रॉस एफ जीरो है, डेल क्रॉस एफ जीरो है, और ये क्लोज इंटीग्रेशन ले लेते हैं, समझने की कोशिश करना, तब ये हमारे पास में फाइव बी माइनस ये फाइव बी ही हो जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट से अपने चले उसी पॉइंट पे पहुंच गए। या फाइव ए माइनस फाइव ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा तुम समझो, फाइव ए माइनस फाइव ए, क्योंकि होगा ये डी फाई। पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था ये कैसे आता है, ये डी फाई कैसे आता है, पूरा लिखवाया था कल, कल वाली क्लास यदि ली हो तो तुमने, तो डी फाई, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसी को एग्जैक्ट डिफरेंशियल कह देते हैं अपने, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब ग्रीन थ्योरम पे आ जाओ। ग्रीन थ्योरम क्या है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी एम बाय डी एन बाय डी एक्स माइनस डी एम बाय डी वाई डी एक्स डी वाई। तो डी एन, और ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है, डी एन बाय डी एक्स इक्वल टू डी एम बाय डी वाई यदि आ जाता है हमारे पास में, यदि ये आ जाता है डी एन बाय डी एक्स इक्वल टू डी एम बाय डी वाई, तो ये हमारे पास में लाइन इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। लाइन इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, तो इसको अपने डी फाई की टर्म में लिख सकते हैं, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो ये जो टर्म है ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसको डी फाई के टर्म में लिखा जा सकता है, पर ये क्लोज लाइन इंटीग्रेशन है, तो इस वजह से ये जीरो आ रहा है। ये होने का मतलब ही है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इसका मतलब है कि इसका जो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन है वो हमारे पास में जीरो आ रही है। यही तो है एफ डॉट डी आर, ही तो है ये, बट इसको टू डायमेंशन में ले लिया। जो काम थ्री डायमेंशन में हो रहा था वो अब टू डायमेंशन में ले लिया हमने, तो टू डायमेंशन में कोई कर्ल थोड़ी ना रहेगा, वो तो कर्ल का एक पर्टिकुलर केस रहेगा, कर्ल की एक पर्टिकुलर टर्म रहेगी। कॉन्सेप्ट तो वही है ना। तो मतलब ये जो टर्म है, ये जो हमारे पास में वेक्टर है, वो पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये जो टर्म है हमारे पास में, ये पाथ इंडिपेंडेंट होगी, और इसी को ही अपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल कह रहे हैं। हाँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इज इक्वल टू स्केलर फील्ड, स्केलर फील्ड के इक्वल ही है वो, मतलब वो एक स्केलर फील्ड मिल रहा है हमें फाइनल रिजल्ट में, है ना, स्केलर फील्ड मिल रहा है, मतलब उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब है कि अपने इस एफ डॉट डी आर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, डी फाई की फॉर्म में, यदि उसका कर्ल जीरो है। कर्ल जीरो है तभी तो लिख पाएंगे, अदरवाइज कैसे लिख पाएंगे? याद करो, जब कर्ल जीरो था हमारे पास में, तो एफ डॉट डी आर को मैंने ये लिख दिया था,
लाइन इंटीग्रेशन जब किया था, लाइन इंटीग्रेशन में डिस्कस किया था हमने कल वाली क्लास में। आई होप ये तुम्हें समझ में आया हो, क्योंकि जब कर्ल जीरो होता है तो वो एफ होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो यहां पे हमने लिखा था ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर, और इसी को ही हमने डी फाई लिख दिया था। हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट वही है, बस वो 2 डायमेंशन में तुम्हें कुछ अलग दिखाई दे रहा है ना। 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में वो अलग अलग दिखाई दे रही है चीजें, वो है सिमिलर ही, बट 2 डायमेंशन में अपने कर्ल तो डिफाइन नहीं कर सकते। तो 2 डायमेंशन में ये आ जाता है हमारे पास कर्ल ही 2 डायमेंशन, ये जो टर्म है ये कर्ल ही है हमारे पास में, बट ये 2 डायमेंशन में है एक्स वाई प्लेन में। तो मतलब ये कंजर्वेटिव फील्ड को ही बता रहा है ऑटोमेटिकली, मतलब उसका ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका स्केलर डिफाइन कर सकते हैं। जो तुमने बोला है कि हाँ स्केलर डिफाइन कर सकते हैं, उसका स्केलर डिफाइन कर सकते हैं उस फील्ड का, उसी को ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल कह देते हैं। मतलब कोई वेक्टर फील्ड है जिसको अपने ग्रेडियंट ऑफ फाई में लिख सकते हैं, चाहे वो 2 डायमेंशन हो चाहे वो 3 डायमेंशन हो, किसी भी वेक्टर फील्ड को ग्रेडियंट ऑफ स्केलर में यदि लिख सकते हैं तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ना। इसको डेफिनेशन को लिख लो, एनी वेक्टर फील्ड कैन बी, एनी वेक्टर फील्ड, इफ लगा लो, इफ एनी वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंटेड in gradient of any scalar field, that vector field is exact differential। उसी को ही अपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल कह रहे हैं, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल कुछ भी नहीं है, वही एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। बात समझ में आई? तो ये चीजें है ना, पूरी एमएससी निकल जाती है, पूरी पीएचडी निकल जाती है, तब भी नहीं समझ में आती कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या है ना, नहीं समझ में आती। तुम देख लो, लोग पढ़ा देते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल आगे, तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ग्रीन थ्योरम अलग क्यों? अब लोगों को तो ग्रीन थ्योरम भी एक ही लगती, ग्रीन थ्योरम अलग लगती है ना, स्टोक कर्ल थ्योरम अलग लगती है। कोई भी ग्रीन थ्योरम कोई अलग नहीं है, उसका 2 डायमेंशन, स्टोक कर्ल थ्योरम का 2 डायमेंशन वर्जन ही ग्रीन थ्योरम है। तो जो स्टोक कर्ल थ्योरम का फिजिकल सिग्निफिकेंस है वही फिजिकल सिग्निफिकेंस ग्रीन थ्योरम का है। कोई ग्रीन थ्योरम कहीं अलग से कुछ प्रूफ थोड़ी ना हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो लोग सोचते हैं ये टर्म अलग है ना, ये टर्म लोगों को लगता है अलग है और कर्ल अलग है। ये टर्म और कर्ल अलग अलग थोड़ी ना है, ये टर्म और कर्ल तो सेम ही है, बट ये कर्ल का एक पर्टिकुलर पोर्शन हो गया। चलो, किया ये क्वेश्चन? अब समझ में आया एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल समझ में आया? कर्ल जीरो होगा ही होगा, कर्ल जीरो होगा या उस कर्ल का कोई कंपोनेंट जीरो होगा, यदि 2 डायमेंशन में बात करें। या तो कर्ल जीरो होगा तो वो तो पूरा 3 डायमेंशन हो जाएगा, है ना, या उस कर्ल का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जीरो होगा। कर्ल जीरो है तब तो है ही है, और उस कर्ल का एक कंपोनेंट भी यदि जीरो है तो भी है, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए जो ये टर्म है ये जीरो होनी जरूरी है। अब ये जीरो कैसे भी आ रही है हमारे पास में, है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए ये टर्म जीरो होनी जरूरी, और ये टर्म जीरो चाहे डेल क्रॉस ए जीरो लेके आ रही है या डेल क्रॉस ए डॉट एन कैप जीरो होके आ रही है, कैसे भी आ रही है, जरूरी नहीं कि डेल क्रॉस ए से ही आ रही है। डेल क्रॉस ए जीरो नहीं है मान लो, बट डेल क्रॉस ए डॉट एन कैप जीरो है। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है कोई भी, मतलब ये जो राइट हैंड साइड वाली ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है यदि ये जीरो है कैसे भी,
सरफेस इंटीग्रेशन यदि जीरो है तो जो वो हमारे पास में वेक्टर फील्ड होगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, क्योंकि क्लोज लाइन इंटीग्रेशन उसका ए डॉट डी आर जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हाँ, हाँ ये देखो भाई, बस इसमें ये देख लो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है। ये एम डी एक्स एम है हमारे पास में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर। तो डेल एन बाय डेल वाई, डेल एन बाय डेल वाई जीरो, ठीक है। डेल एम बाय डेल एक्स, सॉरी क्या था हमारे पास में उसमें, डेल एन बाय डेल एक्स था क्या, डेल एन बाय डेल एक्स था भाई, डेल एन बाय डेल एक्स टू एक्स, डेल एम बाय डेल वाई, और एक्स प्लस टू वाई। अलग अलग है भाई दोनों, सेम तो नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास में ए डॉट डी आर हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और ये जो कर्व है देखो, अब या तो देखो ग्रीन थ्योरम यूज कर लो, ग्रीन थ्योरम यूज कर सकते हो तुम, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है ये हमारे पास में कर्व है वाई एक्स। एक तो वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू जो एक्स है हमारे पास में कर्व, ये वाई इक्वल टू एक्स है। वैसे तो देखो इसने क्या दिया है, इसने लाइन इंटीग्रेशन दिया है, तो हमें सोल्व लाइन इंटीग्रेशन करना है। अब तुम इसको सरफेस इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास में ग्रीन थ्योरम है या स्टोक कर्ल थ्योरम है हमारे पास। ग्रीन थ्योरम ही स्टोक कर्ल थ्योरम है। ये था हमारे पास में y इक्वल टू एक्स, और एक है हमारे पास में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये दो लाइन है हमारे पास में, ये है जीरो जीरो पॉइंट, और ये जो पॉइंट जहाँ पे दोनों कट करेंगे वहां पे हमारे पास में ये कौन सा पॉइंट होगा, y को तुम एक्स स्क्वायर पुट कर दो, y को तुम y इक्वल टू एक x है, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दोनों को इक्वेट कर दो, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक एक्स आ गया जीरो, एक एक्स आ गया वन, एक्स वन आ गया तो वाई भी, एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन तो वाई इक्वल टू वन। तो एक जीरो जीरो पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं, और एक वन वन पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में कर्व है, ठीक है। हम्म, जीरो जीरो, जीरो जीरो और वन जीरो, वन वन। तो अब देखो, अब ये कर्व हमने ऐसे ले लिया कि अपने यहां से गए और फिर यहां पे आ गए, ये क्लोज कर्व है। तो ये जो कर्व है वो एक सरफेस को भी इंक्लोज कर रहा है। तो या तो तुम लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लो, लाइन इंटीग्रेशन पहले इस कर्व के लिए कैलकुलेट करो, फिर इस कर्व के लिए कैलकुलेट करो, इस कर्व के लिए पहले कैलकुलेट कर लो, फिर इस कर्व के लिए। तो लाइन इंटीग्रेशन हमारे पास में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब जो क्लोज कर्व है वो C1 प्लस C2 का सम है, दोनों अलग अलग है, C1 अलग है C2 अलग है, यही तो पूरा क्लोज कर्व बन रहा है। तो इसको अपने ये लिख सकते हैं C1 प्लस C2। तो C1 और C2 के लिए अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा हमें पूरा। तो पहले C1 के लिए सोल्व करते हैं, देखो, है ना, क्योंकि क्लोज कर्व को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, C1 एंड C2, दोनों अलग अलग कर्व है। तो C1 के लिए अलग सोल्व करो, C2 के लिए अलग सोल्व करो। फॉर कर्व C1, C1 कर्व क्या है हमारे पास में, C1 है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy को ले लो 2x dx। तो ये जो हमारे पास में C1 कर्व के लिए ये आ जाएगा हमारे पास में, x y की जगह मैं पुट कर देता हूँ, एक्स वाई एक बार ऐसे लिख लो, dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो C1 कर्व के लिए एक्स वाई की जगह मैं पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व, प्लस वाई स्क्वायर की जगह एक्स की पावर 4 और dx
प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई की जगह आ जाएगा 2x dx। ठीक है, तो C1 कर्व के लिए तो एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ dx, तो एक्स 2x³ और 3x³ प्लस एक्स की पावर 4 dx, और लिमिट क्या आ जाएगी एक्स की लिमिट है 0 से, इस कर्व के लिए 0 से 1, एक्स की लिमिट है 0 से 1, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 0 से 1, तो 3x³ प्लस एक्स की पावर 4/4 0 से 1, तो 3 से 3 कैंसिल, 1 प्लस 1/4, तो 4 प्लस 1 5/4, तो C1 कर्व के लिए आ रहा है ये 5/4। ऐसे ही C2 कर्व के लिए सोल्व करो, और C2 कर्व फोर कर्व C2। ठीक है, अभी अपने लाइन इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं, इसको स्टोक्स थ्योरम से भी या ग्रीन थ्योरम से भी सोल्व किया जा सकता है, पर अपने सिंपल कर रहे हैं अभी लाइन इंटीग्रेशन से। अब C2 कर्व क्या है हमारे पास में, C2 कर्व है y = x। अब तो जो C2 कर्व है xy प्लस y², जरूर नहीं कि x में ही करो, तुम y में भी सोल्व कर सकते हो, मैं x में कर रहा हूं, तुम y में भी कर सकते हो, तो तुम dy को dx लिख लो, x में ही सोल्व कर लेते हैं अपने, x इंटू एक्स प्लस x² प्लस x² dx, तो x² प्लस x², 2x² 3x² dx, और यहां x की लिमिट क्या लगाओगे, देखो अपने यहां से चले अपने काउंटर क्लॉकवाइज चल रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज चलना है तुम्हें भाई, काउंटर क्लॉकवाइज चलना है तुम्हें, है ना, अपोजिट काउंटर क्लॉकवाइज, तो अपने यहां से चले और वापस यहां से नीचे आए, तो C2 कर्व में अपने B पॉइंट से A पॉइंट तक आए, तो B पॉइंट पर x की वैल्यू 1, 1 से 0, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 3x³ 1 से 0, तो -1। कोई मिस्टेक हो रही है क्या इसमें कैलकुलेशन में, एक सेकंड रुको, कोई मिस्टेक हुई है ना, y = x² एक्स की पावर 4 dy 2x dx, तो x³ और 2x³ x³ एक्स की पावर 4 2x³ x³ और 2x³ 3x³, ठीक तो किया है, क्या मिस्टेक हुई है इसमें, सेकंड टर्म में x की पावर 5/5 आएगा, हाँ सेकंड टर्म में x की पावर 5/5 आएगा, 0 से 1, तो 1 प्लस 1/5, तो 6/5, बाकी ठीक है, 6/5, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, y = x, xy, y को x पुट कर दिया, y² को x² और x² और dy को dx पुट कर दिया, x² 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 3x², 3x³/3, तो 0 से 1, तो -1, तो ऐड कर देंगे 6/5 -1, तो 6 - 5/5, 1/5 कैसे आ रहा है भाई, 3 × 4/4 प्लस, ओके 3x⁴ 4/4, हाँ 3/4 प्लस 1/5, तो 20, और 5 को 20 और 5 ये 15 प्लस 1 15 प्लस 4 19/20, और ये अब तो ठीक है, 19/20 -1,
तो 19 माइनस 20/20 तो -1/20। ठीक है। हम्म ठीक है भाई, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। तो देखो लाइन इंटीग्रेशन में हमें पहले अपने C1 कर्व पे गए, फिर अपने C2 कर्व पे आए, C1 से C2, C1 से C2। ठीक है। यदि तुम क्लॉकवाइज लो तो क्या आएगा आंसर? क्लॉकवाइज में बस लिमिट चेंज कर दो तुम। क्लॉकवाइज में क्या आएगा आंसर यदि तुम क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन ले लो? अब इसमें तुम्हें यह ध्यान रखना है कि जो सरफेस होना चाहिए हमारा, अपने को ओरिएंटेशन वो लेनी है कि हमारा जो सरफेस होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में अपने चल रहे हैं उसके लेफ्ट डायरेक्शन में हमारा सरफेस आए। यदि तुम इसको क्लॉकवाइज ले लोगे, पहले C2 पे गए फिर C1 पे आए, तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर ये -19/20 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1/20 क्लॉकवाइज के लिए। बात समझ में आ रही है? फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन आंसर विल बी +1/20। तो माइनस प्लस का फर्क आएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पर एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिया हमने? एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिया? हाँ, ये नोट कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज हमने क्यों लिया? चलो ये नोट करो पहले। नोट कर लो। फिर मैं बताता हूं इसमें क्या है। हाँ, अब देखो मैं बता देता हूँ। देखो काउंटर क्लॉकवाइज क्यों लेंगे। हाँ, नोट हो गया ना। अब देखो इसमें काउंटर क्लॉकवाइज कब लेंगे। देखो हमें हमेशा जो रोटेशन लेनी है, जो ओरिएंटेशन लेनी है, ओरिएंटेशन ऑफ कर्व, इसको लिख लो तुम। ओरिएंटेशन ऑफ कर्व क्या लेंगे अपने, ताकि सरफेस इंटीग्रेशन से इसका रिजल्ट मैच करे। अभी तो सरफेस इंटीग्रेशन भी कैलकुलेट करेंगे ना अपने ग्रीन थ्योरम से या स्टोकल थ्योरम से, कि वो दोनों रिजल्ट मैच कब करेंगे। ऐसा तो है नहीं, लाइन इंटीग्रेशन से तो हमेशा दो रिजल्ट आएंगे, क्लॉकवाइज का अलग आएगा, एंटी क्लॉकवाइज का अलग आएगा। पर वो सरफेस इंटीग्रेशन से कब रिलेट करेगा, मतलब ये जो हमने कैलकुलेट किया A.dr, और ये हमारे पास में डेल क्रॉस A.n�cap ds, इससे रिलेट भी तो करना चाहिए ना, इसके इक्वल भी होना चाहिए। ये आपने जो 2 डायमेंशन में देख रहे हैं mdx प्लस n/dy इक्वल टू dn बाई dx माइनस dm बाई dy
dx dy, ये 2 डायमेंशन की अपने बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास में दो रिजल्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जो भी रिजल्ट आए उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट यहाँ पे तो एक ही रिजल्ट आएगा ना, यहाँ पे तो एक ही रिजल्ट आएगा, सिंगल वैल्यू। अब वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। अब ओरिएंटेशन हमें कैसी लेनी है, कि ओरिएंटेशन हमेशा वो लेनी है कि जब उस ओरिएंटेशन के ऊपर अपने मूव करें तो एरिया हमारे लेफ्ट साइड में आए। मान लो इसी कर्व की अपने बात कर लेते हैं, ये हमारे पास में कर्व है कि ये एरिया है जो ये कर्व इंक्लोज कर रहा है, कि अपने जब इस कर्व के ऊपर मूव करें तो एरिया हमारे लेफ्ट साइड में आए। तो अपने जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, ऐसे अपने ऐसे चल रहे हैं, इसके ऊपर चल रहे हैं अपने, इसके ऊपर चलो, इसके ऊपर मूव करो, तो इसके ऊपर मूव करेंगे तो देखो एरिया हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है। ऐसे मूव करेंगे अपने, देखो तो भी एरिया हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है। तो ये जो ओरिएंटेशन होगी काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, तो इस काउंटर क्लॉकवाइज में जो एरिया है वो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो ये इसको एग्जैक्टली सेटिस्फाई करेगी, एरिया हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। और यदि अपने क्लॉकवाइज मूव किए तो एरिया हमारे राइट साइड में आ रहा है, तो एरिया यदि हमारे राइट साइड में आ रहा है तो फिर वो नेगेटिव का एक फर्क आ जाएगा। तो अपने को ऐसे मूव करना है कि एरिया हमारे लेफ्ट साइड में आए, तो वो एग्जैक्ट रिजल्ट हमें मिलेगा। तो एरिया, ये जो एग्जैक्ट रिजल्ट हमें कब मिलेगा, एग्जैक्ट रिजल्ट कब मिलेगा, जब एरिया हमारे लेफ्ट साइड में हो। बस इतना तुम्हें याद रखना है, इसको शॉर्ट में तुम नोट कर लो, हिंट में नोट कर लो कि अपने को जो रोटेशन लेनी है, ओरिएंटेशन लेनी है कर्व की, वो कुछ ऐसी लेनी है कि एरिया जब उस कर्व के ऊपर अपने चलें, मूव करें, तो सरफेस एरिया लेफ्ट साइड में आए हमारे, तो वो एग्जैक्ट रिजल्ट मैच होगा, है ना। अब ये इसको कैलकुलेट कर लो, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया इस एग्जाम्पल में, इसको नोट कर लो तुम, फिर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ जो अपने एग्जाम्पल कर रहे थे, इसको सरफेस इंटीग्रेशन से भी कैलकुलेट करते हैं अपने। इसको नोट कर लो, लिख लो इसको, है ना, लिख लो, जैसे लिखना चाहो तुम वैसे लिख लो, सिर्फ इतना ही लिख लो कि एरिया शुड बी इन लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड ऑफ मोशन, तब वो दोनों सेम रिजल्ट मैच करेंगे। यदि एरिया राइट डायरेक्शन में है तो प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा दोनों रिजल्ट में। वो ओरिएंटेशन का ही खेल है और कुछ नहीं है, बाकी मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बट वो प्लस माइनस का फर्क आएगा, वो इसी वजह से होगा कि जो एरिया है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है या राइट डायरेक्शन में है। इतना तुम्हें नोट करना है, ठीक है। अब अब जो प्रॉब्लम हमारे पास में थी, प्रॉब्लम क्या थी देखो भाई, प्रॉब्लम थी हमारे पास में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, और इसको अपने इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे m हो गया हमारे पास में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और n हो गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर। तो dn बाय dx आ गया 2x, और dm बाय dy आ गया x प्लस 2y। तो जो इसके इक्वल जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा, सरफेस इंटीग्रेशन वो क्या होगा हमारे पास में, डेल n बाय डेल एक्स माइनस डेल m बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो डेल n बाय डेल एक्स कितना है, 2x माइनस एक्स माइनस 2y डी एक्स डी वाई, एक्स माइनस 2y डी एक्स डी वाई। इसको हमें सॉल्व करना है ना।
ये हमारा सरफेस इंटीग्रेशन, इसको हमें सोल्व करना है। अब ये कैसे सोल्व होगा भाई, ये डबल इंटीग्रेशन है, कैसे सोल्व होगा? पहले x को सोल्व कर लो या पहले y को सोल्व कर लो? पहले x में सोल्व कर लो या y में? जब x में सोल्व करोगे तो x की लिमिट y की टर्म में ले लो, जब y में सोल्व करोगे तो y की लिमिट x की टर्म में ले लो। मान लो पहले अपने कर लेते हैं y में सोल्व, तो y में सोल्व करेंगे तो x वाली लिमिट बाहर रख देते हैं, तो इंटीग्रेशन x माइनस 2y dy, इसको अपने सोल्व कर लेते हैं और dx को अपने बाहर रख लेते हैं। तो अब यहां पे y की लिमिट लेनी है हमें इन टर्म्स ऑफ x, और ये सरफेस है, ये डबल इंटीग्रेशन है भाई। डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, मैं बता देता हूं, तो इसमें डबल इंटीग्रेशन भी तुम्हारा पूरा आ जाएगा। ये है हमारे पास में, देखो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है y इक्वल टू एक्स, और ये है हमारे पास में 0 0, और ये है 1 1। तो अपने पहले सोल्व कर रहे हैं किस में, y में, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x, तो y में सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व होगा भाई? देखो क्या करेंगे, y की लिमिट क्या लगाएंगे भाई? देखो कहां से कहां तक होगी y की लिमिट? y की लिमिट, देखो जब भी, हाँ देखो इसमें देखो एक ट्रिक याद रखनी है तुम्हें, जब भी अपने y में सॉल्व कर रहे हैं तो y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। x पहले y में सॉल्व कर रहे हैं अपने y के रिस्पेक्ट में, तो y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये y है ये x है। ये ट्रिक है और ये हर एक में काम आएगी। डबल इंटीग्रेशन, ये डबल इंटीग्रेशन है, और डबल इंटीग्रेशन सीख लेना, अभी तक हमने डबल इंटीग्रेशन क्वेश्चन किए नहीं है, तो डबल इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा पूरा, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए भी क्या कर रहे हैं अपने ना डबल इंटीग्रेशन में, क्योंकि वो यहीं कवर हो जाएगा, तुम्हें अलग से करने की जरूरत नहीं है अपने को। तो देखो जब अपने y में इसको सोल्व कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, है ना, जब अपने y के रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं तो y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अपने जा रहे हैं, इस कर्व से इस कर्व पे अपने जा रहे हैं, तो y की वैल्यू इस पॉइंट पे एक्स स्क्वायर और यहां y की वैल्यू x, तो y की लिमिट हो जाएगी एक्स स्क्वायर से x, x से एक्स स्क्वायर नहीं होगा, वो x की लिमिट होगी, जो तुम एक्स स्क्वायर से x की बात कर रहे हो ना, वो x की लिमिट होगी भाई, y की लिमिट होगी एक्स स्क्वायर से x, x टू एक्स स्क्वायर कैसे कह रहे हो भाई? x टू एक्स स्क्वायर कैसे हो सकती? y की लिमिट लेने के लिए तो y के पैरेलल ही चलना पड़ेगा ना, y की लिमिट लेने के लिए तो y के पैरेलल चलेंगे, y के पैरेलल चलेंगे तो पहले क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बाद में क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स। उल्टा थोड़ी ना चल रहे हैं अपने, इधर चल रहे हैं। हाँ ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से x, तो हमारे पास में इसको अब जब y के y डायरेक्शन में चल रहे हैं तो x को कांस्टेंट मान लो तुम, x
और ये y माइनस 2y² y के रिस्पेक्ट में कर दिया और y की जगह पुट कर दिया x² से x dx। तो अब y की जगह तुम पुट कर दो पहले x फिर x²। देखो भाई, इसको देखो, x को एज इट इज रख लिया हमने, y के रिस्पेक्ट में ये y आ गया, 2y² 2 से 2 कैंसिल, तो x और y की जगह अपने पुट कर देते हैं x माइनस x² माइनस x² माइनस y² की जगह अपने पुट कर देंगे x की पावर स्क्वायर, तो x की पावर 4 ये dx। तो ये आ जाएगा हमारे पास में x² माइनस x² माइनस x³ माइनस x की पावर 4 dx। तो आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर x³ माइनस x की पावर 4d। और x की लिमिट क्या होगी, x की लिमिट, x की लिमिट भाई हमारे पास में x की लिमिट बताओ। x की लिमिट होगी हमारे पास में 0 से 1, है ना। y की लिमिट ले ली x² से x और x की लिमिट ले ली 0 से 1, तो पूरा सरफेस एरिया कवर हो जाएगा हमारे पास। x की लिमिट लेंगे अपने 0 से 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, x की पावर 4/4 माइनस x की पावर 5/5। ठीक ही है ना। तो 1/ माइनस साइन बाहर, 0 से 1, 1/4 माइनस 1/5, तो 25 माइनस 4 माइनस 1/20। ये होगा भाई हमारे पास में डबल इंटीग्रेशन, को नोट कर लो। कोई डाउट है तो इसमें वही पूछ लो। कैसे हमने लिमिट ली, उल्टा भी कर सकते थे, जरूरी नहीं कि पहले y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, पहले x के रिस्पेक्ट में भी तुम सॉल्व कर सकते थे, फिर y के रिस्पेक्ट में कर लो। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते थे। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो उस लाइन से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पहले कौन सी लिमिट लें और बाद में कौन सी लिमिट लें। ठीक है, पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर ली, तो y इक्वल टू, पहले आ रहा है y इक्वल टू x², फिर आ रहा है y इक्वल टू x, पहले लिमिट x², फिर है x, और x की लिमिट तो पता ही है 0 से 1। यदि पहले तुम x की लोगे तो x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, वो भी मैं बता देता हूं, तुम इसको नोट करो एक बार, वो भी बता देता हूं दूसरे तरीके से कैसे करें। सरफेस इंटीग्रेशन ग्रेडियंट थ्योरम से, ग्रेडियंट थ्योरम से ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस कौन सी थ्योरम कह रहे हो तुम, गोस डाइवर्जेंस। गोस डाइवर्जेंस थ्योरम से तो तब करेंगे ना जब वो वॉल्यूम होगा भाई, ये कोई वॉल्यूम थोड़ी ना इंक्लोज कर रहा है। वही तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लाइन का सरफेस के साथ में रिलेशन होगा जब ओपन सरफेस हो, वो वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। सरफेस इंटीग्रेशन को गोस डाइवर्जेंस थ्योरम से अपने तब सॉल्व कर सकते हैं जब वो क्लोज सरफेस हो, तो क्लोज सरफेस तो एक वॉल्यूम को कवर करेगा, तो सरफेस और वॉल्यूम में रिलेशन होगा। जब ओपन सरफेस है तो सरफेस और लाइन में रिलेशन होगा, तो यहाँ कोई वॉल्यूम तो बन नहीं रहा, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम तो यहाँ लगेगी नहीं। कैसे लग सकती है, कोई वॉल्यूम बनेगा तब लगेगी ना, तो वो वॉल्यूम और सरफेस में रिलेशन देती है, ये सरफेस और लाइन में, तो ये ओपन सरफेस के लिए है, वो क्लोज सरफेस के लिए होता है।
ठीक है भाई, बात समझ में आई? इसमें देखो एक दूसरा तरीका ही मैं बता देता हूं। दूसरा तरीका क्या करना है, यदि तुम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, पहले यदि एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, जैसे मान लो यही इंटीग्रेशन यदि तुम करो, इसी इंटीग्रेशन को x-2y पहले तुम x के रिस्पेक्ट में कर लो और फिर तुम y के रिस्पेक्ट में कर लो बाद में। ठीक है, पहले x के रिस्पेक्ट में करोगे तुम, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x की लिमिट तुम क्या लोगे, x की लिमिट y की टर्म्स में लेनी पड़ेगी। तो तुम्हें x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये x की लाइन, तो पहले इस पॉइंट से अपने इस पॉइंट तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है y इक्वल टू एक्स, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x की वैल्यू है y और यहाँ x की वैल्यू है रूट वाई, तो y से रूट वाई, और फिर y की लिमिट हमारे पास में 0 0 से 1 1 पॉइंट है, तो y की लिमिट है 0 से 1। इसको सोल्व करना, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तुम खुद सोल्व कर लेना घर पे। y रूट वाई x-2y, पहले y x के रिस्पेक्ट में सोल्व करोगे तो x² 2 -2xy, उसको सोल्व करके देख लेना। 0 से 1 x² 2 -2xy, y की लिमिट, x की लिमिट है y से रूट वाई और फिर dy, तो ये भी आंसर -1/20 ही आएगा। ठीक है, चलो आज अपने इतना करेंगे। कल अपने वॉल्यूम इंटीग्रेशन और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम डिस्कस कर देंगे, तो तुम्हारा वेक्टर पूरा हो जाएगा और फिर अपने असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। क्लियर? इसको सोल्व कर लेना, ये -1/20 आएगा। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।